तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज यूरोप महाद्वीप के अंतिम क्लास, वो भी फैक्ट और ऊपर से NCERT बेस्ड, ठीक है। ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं जो NCERT बेस्ड के, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा आपको दिलाएंगी। और कुछ बातें मैं क्लास शुरू करने से पहले करूँगा, उसको आप लोग ध्यान से सुनना। कल और परसों 2 दिन आपकी पॉलिटी की क्लास आएगी, जो टॉपिक में जो सिलेबस में टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके वन लाइनर मैं आपको कराऊंगा। जैसे राज्यपाल का कोई अता पता नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा कि राज्यपाल पेपर में नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। विधानसभा विधान परिषदों से क्वेश्चन आते कहाँ दिए है, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आते हैं कहाँ दिया है, महाधिवक्ता से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा स्टेट हाई कोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, और आगे आपका जो आपातकाल वगैरह उनसे क्वेश्चन आते हैं। वो तो सिलेबस में दिया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको स्किप कर दें। तो वहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर कराऊंगा, और वो 2 क्लासेज यानी आपकी थर्सडे और फ्राइडे की क्लास इंडियन पॉलिटी की होगी, ठीक है। फ्राइडे को आपको कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। हम लोग फ्राइडे और संडे को, सैटरडे और संडे को हम लोग कंप्यूटर की क्लास करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सैटरडे तो होगी ही होगी, संडे को भी कोई इसी प्रकार की क्लास होगी। ज्योग्राफी का अंतिम महाद्वीप बसता है एशिया, जो कि मंडे से चलेगा। मंडे ट्यूसडे और मतलब मंडे के बाद हम लोग देखेंगे कब तक वो कंप्लीट होता है। तो हम ज्योग्राफी में एशिया वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आप लोगों के लिए एक बहुत कीमती चीज़, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। आने वाला अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा जीएस की क्लास में, क्योंकि अब जैसे ही एशिया महाद्वीप कंप्लीट होगा, मैं आपको हर टॉपिक वन लाइनर कराने वाला हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ NCERT का। और ये भरोसा मुझ पर रखना, पेपर में क्वेश्चन NCERT से ही आता है। यानी जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी महत्वपूर्ण NCERT के वन लाइनर में जो आपको कराऊंगा, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन टोटल होंगे। यानी 3 से 4 क्लासेस में ज्योग्राफी के कराऊंगा NCERT के। जैसे अभी परसों सुरक्षा दल का पेपर हुआ था, कुछ वो पछुआ पवनों को लेकर क्वेश्चन आया था, कुछ इस टाइप का, मतलब बरसात कौन से बेल्ट में होती है, बारिश वगैरह, या स्वक्षांश क्या होते हैं, इस टाइप के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ NCERT में मिलते हैं। तो आपको मैं 3 से 4 क्लासेज ज्योग्राफी की, पॉलिटी में इतनी क्लास नहीं होंगी, यानी पॉलिटी NCERT बेस्ड नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटी में ऐसा NCERT मैंने पूरा छाना हुआ है, ऐसा कुछ लोग आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही, जो मैंने आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की वीडियो कराई है, वहां आपको NCERT के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिस्ट्री मैंने NCERT मॉडर्न हिस्ट्री के आपको 8 से 9 वीडियो दी थी, आपको हमेशा उससे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। जबकि मेडिवल हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे, 5 से 6 क्लासेज में आपको वन लाइनर की दूंगा, या 4-5 क्लासेज जितनी भी बचते सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग मौर्य काल के भाग 1 तक पहुंचे, तो 3 या 4 क्लासेज आपकी किसकी आएंगी, एंशिएंट हिस्ट्री की। यानी हम हिस्ट्री भी NCERT कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी NCERT कंप्लीट करेंगे, हम पॉलिटी NCERT की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इतना मटेरियल है ही नहीं। जबकि इकोनॉमी की शायद 1 से 2 क्लास में आपको NCERT की दूंगा। तो इसके बाद कल आपकी जनरल क्लास वन लाइनर की आएगी पॉलिटी की, और कौन सी जो सिलेबस में नहीं है लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके होते हैं, वो पेपर में आते ही आते हैं, आप उसको स्किप कर ही नहीं पाओगे। अब बताओ, बजट वगैरह का दिया नहीं है, विनियोग विधेयक इसमें, धन विधेयक इसमें, कौन पढ़ाएगा? ये पढ़ाना तो मुझे ही है ना। आप लोगों को एटलीस्ट एक आइडिया तो होना चाहिए कि वनडे एग्जाम है, वन लाइनर वहां से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो 2 क्लासेस पॉलिटी, 1 कंप्यूटर, उसके बाद संडे को इसी प्रकार की क्लास आएगी। फिर मंडे से एशिया महाद्वीप की 2 से 3 क्लास, उसके बाद कंटिन्यू आपकी अक्टूबर के मंथ में क्या आएगी, NCERT की GS आएगी। और उत्तराखंड की एक दिन मैंने आपको करानी है, 1 या 2 क्लासेस, जो मैं आपको परीक्षा वाणी से संबंधित, जैसे कई पीछे उसमें लास्ट में चैप्टर दिए हुए हैं, विविध के क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको बता दूंगा। और व्यक्ति विशेष के एक आध टॉपिक बचे, 2-3 व्यक्ति विशेष बचे हुए हैं, महिलाओं की भूमिकाएं बची हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। तो आपका एग्जाम तक अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वन लाइनर है आज भी आपके किसके, यूरोप महाद्वीप के, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना, फ्योर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? फ्योर्ड तट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बनते हैं ग्लेशियर से, यानी हिमानी द्वारा होता है इसका निर्माण। हिमानी मतलब ग्लेशियर, ठीक है, बर्फ के द्वारा, हिमानी द्वारा फ्योर्ड तट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको ध्यान रखना। अब ये होते क्या है आपको बता दूं, एक लंबे, गहरे और संकरे, बहुत ज़्यादा लंबी घाटियां होती हैं, गहरी घाटियां होती हैं, संकरी घाटियां होती हैं, जिसके दोनों ओर क्या होते हैं, तीव्र ढलान वाले क्या होते हैं, दीवारें टाइप की होंगी। यानी अगर आप किसी घाटी को कल्पना करो जहां नदी बह रही है, तो अगर सपोज ये है, एक ढाल ये होगी, एक ये, ठीक है, ये तीव्र, अब ये दिखा तो नहीं सकता मैं 3D में, तो ये आपका समझ लीजिए खड़ी ढालें हैं इस प्रकार से। यहाँ से नदी वगैरह, पानी वगैरह फ्लो हो रहा है इसके बीच से, तो ये 2 खड़ी ढालें तीव्र होंगी, मतलब ये ढालें होंगी, और ये बहुत लंबे तट होंगे, जिसके अंदर क्या होता है, फ्योर्ड। अब फ्योर्ड का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। ये कैसे होता है आपको बता देता हूँ।
जैसे हिमानी होते हैं, ग्लेशियर वगैरह होते हैं, उसका क्या होता है, कभी जो मतलब ग्लेशियर होते हैं उसमें ये हिमानी के द्वारा इनका निर्माण होता है, इन तटों में क्या होता है, समुद्र का जल चला जाता है अंदर की ओर, तो बहुत अंदर तक समुद्र का पानी इस भाग में आके फ्लो होने लगता है, जिसके कारण फ्योर्ड तट का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी सिंपल सा मतलब अगर आपको समझना है, हिमानियों द्वारा निर्मित गहरी घाटियों को क्या बोला जाता है, फ्योर्ड बोला जाता है, और ये सागर का जल इसमें क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, दूसरा है काफ़ी लंबी, संकरी और बहुत ज़्यादा क्या होती है, गहरी होती है, जिसमें सागर का जल भर जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्वे का तट। कल आपको मैंने नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिखाया था, उसमें जो नॉर्वे का तट है ये फ्योर्ड का एग्जाम्पल है। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा ही पूछेगा, फ्योर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है, पहला क्वेश्चन हिमानियों के द्वारा, दूसरा क्वेश्चन बोलता है विश्व में प्रसिद्ध फ्योर्ड तट का एग्जाम्पल है नॉर्वे का तट, नॉर्वे का तट का एग्जाम्पल है फ्योर्ड तट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूरोप को एशिया से अलग करने वाले प्रमुख, यूरोप को एशिया से अलग, यूरोप व एशिया अलग किस किस से होते हैं। ठीक है, एशिया अलग किस किस से होते हैं, पहली चीज बताओ, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। दूसरा, यूराल नदी, यूराल नदी। तीसरा, काकेकस पर्वत श्रेणी, काकेस पर्वत श्रेणी जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो तीसरा क्या लिखोगे, यूराल नदी का काकेसस पर्वत श्रेणी, काकेसस पर्वत श्रेणी, पर्वत। और चौथा क्या होता है आपका, कैस्पियन सागर, कैस्पियन। सबकी लोकेशन आप लोग जानते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं, एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। जबकि नेक्स्ट है आपने लिखना है यूरोप और अफ्रीका अलग, यूरोप व अफ्रीका अलग, वो अफ्रीका महाद्वीप की बात चल रही है। ठीक है, यूरोप व अफ्रीका अलग लिखो। यूरोप व अफ्रीका अलग किससे होते हैं, एक तो जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए, जिब्राल्टर संधि और भूमध्य सागर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कैसे इसको सेपरेट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन आता है ये मुझे लगता है कि इस बार के हफ्ता पेपर में आपका पूछ सकते हैं, बाल्टिक राज्य कौन से हैं, इनमें से कौन से राज्य बाल्टिक राज्य के नाम से जाने जाते हैं। 3 राज्य हैं जिनको बाल्टिक राज्य बोला जाता है। ठीक है, बाल्टिक राज्य, इसमें 3 राज्य मतलब स्टेट, 3 देश हैं इसमें, जिसको बाल्टिक देश या बाल्टिक राज्य बोला जाता है, इसको बाल्टिक देश भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 देश आप लोग मैप में तुरंत ट्रेस करो। जहां आपने फिनलैंड दिखाया था कल, याद करो, यहाँ नॉर्वे था टॉप में, बगल में स्वीडन, तीसरा फिनलैंड। फिनलैंड के साउथ की ओर आओगे तो आपको ये वाला पोर्शन जो है कौन सा, बाल्टिक सागर दिखता है। बाल्टिक सागर के से अटैच्ड 3 कंट्रियां हैं जिनको बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश पूछा जाता है, कहा जाता है, और इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा एक बाल्टिक देश नहीं है करके आएगा। 3 है, एक नहीं है। उन तीनों के नाम आपको याद रखना है, एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का लाताविया, तीसरे का लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, एस्टोनिया, ठीक है, दूसरा लाताविया, लाताविया, और तीसरा लिथुआनिया, लिथुआनिया। उन तीनों देशों को क्या बोला जाता है, बाल्टिक राज्य बोला जाता है, बाल्टिक देश बोला जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, इसको स्टार कर देना, कौन कौन से बाल्टिक हैं। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, तीनों साथ ही होंगे। देखिए फिनलैंड के नीचे छोटे छोटे से देश होंगे, ऐसे साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर उनका क्रम होगा, एस्टोनिया, लाताविया और लिथुआनिया। जैसे ही आपने बाल्टिक राज्य लिखा, आपको एक चीज पता होगा, एक इंपोर्टेंट और क्वेश्चन लिखना, आपने सोवियत संघ का नाम सुना होगा। सोवियत संघ क्या था, जो रूस जिसको आप लोग अभी बोलते हैं, पहले क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड जो था 2 बड़े बड़े ग्रुपों में बढ़ गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व 2 पोल में बढ़ गया था, 2 ध्रुव में बढ़ गया था, 2 महाशक्तियों में बढ़ रहा था। एक का नाम था अमेरिका और उसके सहयोगी, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, यानी कैपिटलिज्म के समर्थक थे। उसका क्या मतलब होता है, जो अर्थव्यवस्था होगी उस पर राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होगा, प्राइवेट सेक्टर या पूंजीपति ही उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था होगी, यानी आप लोग, सरकार का इंटरफेयर बहुत कम होगा, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा था मार्क्सवादी या साम्यवादी जिसको बोलते हैं, इसमें राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। कौन कितना उत्पादन करेगा, कौन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सब स्टेट का इंटरफेयर होता था। दोनों के अपने अपने मॉडल थे, एक को बोला गया यूएसएसआर, एक को बोला गया अमेरिका। ठीक है, एक थे यूएसए और उसके साथ ही दूसरा बोला गया यूएसएसआर, यानी सोवियत रूस जो संघ है। अब बाद में क्या हुआ था, 1991 में टूट गया। तो क्वेश्चन लिखो, सोवियत रूस का विघटन, यानी सोवियत संघ का विघटन लिखो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, कब टूटा ये,
का विघटन 1991 में, और इसको टूटने के बाद 15 नए राज्यों का उदय हुआ, 15 राज्यों का उदय लिखो। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, दूसरा सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए राज्य बने, तो 15 राज्यों का उदय हुआ था, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। उसमें रूस और रूस के साथी थे सोवियत संघ में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस अलग पड़ गया और उसके साथी अलग हो गए, उसके बाद 15 राज्यों का नए उदय हुआ, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो सोवियत संघ का विघटन पूछता है 1991, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने राज्य बने, 15 राज्यों का उदय हुआ, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, प्राकृतिक पोताश्रयी यानी नेचुरल जो आपके पोर्ट होते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक पोताश्रय का कारण यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ हो गया या नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप में है, दोनों ही जगह आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल पोर्ट मिलेंगे यानी प्राकृतिक पोताश्रय मिलेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, इन देशों की जो तट रेखाएं हैं, आप लोग मैप में देखा वो दंतुरित है। दंतुरित मतलब क्या होता है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी, ये दंतुरित टाइप की, अगर सीधी होती तो नहीं हो पाता। अभी ऑलरेडी इस प्रकार की है तो पोर्ट बनने के लिए बहुत आसान कंडीशन, जैसे समुद्र होगा इस वाले पूरे पोर्शन में, तो यहाँ क्या होगा, जैसे इस पोर्शन में दंतुरित है, यहाँ पानी घुस गया तो यहाँ पे पोर्ट के लिए कंडीशन बन गई, यहाँ पानी चला गया पोर्ट के लिए कंडीशन बन गई, यहाँ पानी चला गया पोर्ट के लिए कंडीशन, यहाँ पानी चला गया पोर्ट के लिए कंडीशन, क्योंकि इसी प्रकार से होगा, ये स्थल खंड होगा ना यहाँ, तो ये आराम से क्या हो सकता है यहाँ पे पोर्ट। अब सीधी रेखा है, कहाँ बनाओगे बताओ पोर्ट, ठीक। तो नेचुरल पोताश्रय मिलने का यहाँ प्रमुख कारण है यहाँ की जो तट रेखा है वो दंतुरित है, तो इसका आंसर क्या लिखो, तट रेखा दंतुरित है यहाँ की, ठीक है, दंतुरित, इसीलिए यहाँ पे क्या मिलता है, अपने आप में प्राकृतिक पोताश्रय देखने को मिलते हैं, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है, जैसे आपने अभी बाल्टिक देश लिखे ना, एक और लिखो स्कैंडिनेवियन देश, ये यूरोप के जो उत्तरी पोर्शन है यानी नॉर्दर्न पोर्शन है, वहां 5 राज्य हैं, 5 देश है जिनको स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। तो इसमें कितने देश हैं, 5 देश, और 5 कौन कौन से होंगे, 3 तो वो साथी हैं, कौन से, सबसे पहले नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। उसके जस्ट आप लोग साउथ की ओर आएंगे, स्वीडन से साउथ उत्तरी, जहाँ पे आपने बाल्टिक राज्य दिखाया था उसके नीचे उत्तरी सागर दिखाया था, वहीं पे आपको एक और देश मिलेगा डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। और डेनमार्क के बाद जब आप यूरोप में फिनलैंड, ये नॉर्वे दिखोगे, नॉर्वे से किनारे की ओर आओ, वेस्ट की ओर आओ, टॉप में देखो एक और देश दिखेगा, उसको बोलते हैं आइसलैंड। ये जो है ये 5 देश, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश, यानी स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से सम्मिलित हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यूरोप की प्राकृतिक पोताश्रय का निर्माण किया हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने राज्य बने, स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं, बाल्टिक देश कौन से हैं, और इसी प्रकार से एक और नाम आपको सुनने में को मिलेगा, यूरोप में एक बाल्कन देश है जिसको बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है, बाल्कन देश। इसमें मुख्यतः 6 आते हैं, यानी पूर्ण रूप से 6 हैं, इसमें पूर्ण रूप से 6 और आंशिक रूप से मतलब जो कंप्लीटली तो होंगे नहीं उसके अंदर सम्मिलित, लेकिन कुछ भाग उसका बाल्कन में होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए यूरोप महाद्वीप के मैप को देखो, जैसे आप लोग साउथ में आओगे यूरोप के, आपको इटली दिखेगा, जैसे आपने कल देखा था ना, सबसे किनारे देखो पुर्तगाल, स्पेन, ऊपर फ्रांस के बाद एक इस प्रकार का देश बना होगा जिसको इटली बोलते हैं। इटली के जस्ट बगल में आपको एक सागर दिखेगा, मैंने पढ़ाया था आपको, एड्रियाटिक सागर। यहाँ आपको एड्रियाटिक सागर देखने को मिलेगा, इस पोर्शन में आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, काला सागर और एजोब सागर, मारामारा सागर। तो उस ये यहाँ एड्रियाटिक सागर हो गया, यहाँ काला सागर, और नीचे कौन सा है, भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो भाग 3 जगह से घिरता है पानी से उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप एक ऐसा पोर्शन जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, जबकि द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। तो बताइए यहाँ कौन सा, एड्रियाटिक सागर हो गया और आयोनिक सागर हो गया, इधर आपका काला सागर और मारामारा सागर दिखेगा, और इधर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। तो 3 जगह से पानी से घिर गया, तो ये कंप्लीट जो पोर्शन हो गया इसको बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, बाल्कन देश या बाल्कन प्रायद्वीप। अब आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक बाल्कन देश है, यानी बाल्कन का हिस्सा है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देश कौन कौन से हैं जो कंप्लीटली बाल्कन के अंदर आते हैं, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने मैप में आप लोग देखते रहना, इस पोर्शन में जो देश होंगे इनको जो बोला जाता है बाल्कन बोला जाता है, जिसमें कंप्लीट से हैं, बाकी कुछ 4-5 और आंशिक रूप से भी हैं। तो उसमें कौन कौन से लिखोगे, एक लिख लो सबसे किनारे में मोंटेनेग्रो लिखो, मोंटेनेग्रो, ये भी किसका देश है, बाल्कन का है। उसके बगल में आपको बोस्निया हर्जगोविना दिखेगा,
पूरा एक नाम है, ठीक है, बोस्निया हर्जगोविना, बोस्निया हर्जगोविना, ये एक देश है, ठीक है, कंप्लीट देश है बोस्निया हर्जगोविना। इसको सर्च करते रहना अपने मैप में, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है मैसिडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, कोसोवो और बुल्गारिया, बुल्गारिया, ठीक है। कितने हो गए? कितने? 6 हो गए। बुल्गारिया के बाद एक और आता है, इसमें अल्बानिया भी आता है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये तो 5 हुए, 1 2 3 4 5 और अल्बानिया, अल्बानिया। ये क्या है? अपने आप में बाल्कन देश है, बाल्कन प्रायद्वीप में जो है मुख्यतः ये है। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे होने को तो इसमें सर्बिया भी माना जाता है, सर्बिया के अलावा स्लोवेनिया माना जाता है, क्रोएशिया माना जाता है, ग्रीस माना जाता है, कुछ भाग टर्की का माना जाता है, कुछ भाग इटली का माना जाता है। इतना आपको देखना नहीं है। कंप्लीटली जो बाल्कन देश है, इन 6 को कंप्लीट रूप से बाल्कन देश कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से बाल्कन का हिस्सा है। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, मैप में इसको हाईलाइट कर देना। मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोविना, मैसेडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया और अल्बानिया, ये क्या है? अपने आप में कंप्लीटली बाल्कन देशों के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से मैंने आपसे एक और चीज बताऊंगा, कहा था ग्रेट ब्रिटेन में कौन से आते हैं। देखो, ग्रेट ब्रिटेन में किसको सम्मिलित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन नाम तो सुना होगा, हमें लगता है कि ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ इंग्लैंड है, बिल्कुल ऐसा है नहीं। इसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो वेल्स आता है, यहीं पे दिखेगा आपको वेल्स पहला, दूसरा आता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, और तीसरा आता है इंग्लैंड। इन तीनों का सम्मिलित रूप क्या होता है अपने आप में, मतलब ये क्या, इंग्लैंड को मिला के कंप्लीट रूप क्या हो जाएगा इसका? ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। जैसे ही इस ग्रेट ब्रिटेन में, जैसे आपको कल दिखाया था मैंने, आपने टॉप में देखा था, उत्तरी सागर के बगल में इस प्रकार से कुछ बना था, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इसके बगल में एक द्वीप था जिसको बोलते हैं आयरलैंड। इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है, इसको भी अगर आप शामिल कर लोगे तो वो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है इसको? जैसे ही आप ग्रेट ब्रिटेन में क्या सम्मिलित कर दोगे उत्तरी आयरलैंड, तो वो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की कौन कौन बनेगा? यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन हो गया? ये तो होंगे ही होंगे 3, यानी इसको ग्रेट ब्रिटेन बोला है आपने, ग्रेट ब्रिटेन। इसके साथ कौन सा सम्मिलित कर दोगे? उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड का उत्तरी भाग जो अगर आप सम्मिलित कर दोगे, तब जाके वो जो कंप्लीट बनता है उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये है वो कॉन्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम का, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है यूरोप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी दरारों से होकर बहती है? राइन नदी। राइन नदी कहाँ गिरती है अगर आपसे पूछता है, तो ये गिरती है राइन नदी उत्तरी सागर में। सब दिखाया था मैंने आपको, उत्तरी सागर कहाँ है, उत्तरी सागर, एजोब सागर कहाँ है, राइन नदी। और ये कैसे बहती है? दरारों से होकर बहती है, भ्रंश से होकर होगा। और इसी के साथ एक और बगल में नदी है सीन नदी, ये कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। कल याद करो, इंग्लिश चैनल भी दिखाया था, इंग्लिश चैनल में ये क्या होती है? गिरती है। ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। सीन नदी कहाँ गिरती है, राइन नदी कहाँ से होकर बहती है, कहाँ गिरती है, ये आपको पता चल गया। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस पर्वत यूरोप की सर्वोच्च क्या है? चोटी है, ठीक है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी लिखो, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आपको यूरोप का पूछता है, उसका नाम है एल्ब्रूस पर्वत। क्या होता है? एल्ब्रूस। एल्ब्रूस पर्वत है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? काकेकस पर्वत श्रेणी का, यानी काकेकस पर्वत श्रेणी में ये अपने आप में देखने को मिलेगा, यानी काकेसस पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। किस में है? काकेसस का हिस्सा ली, तो काकेसस पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, जो कि यूरोप की सबसे क्या है? सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूरोप की सर्वाधिक ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है, ये पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ चमकता है यूरोप में, ठीक है। तो मध्य रात्रि जब आपके यहाँ 12 बजा होगा ना, 11 बजे, वहां एक रात में सूर्य चमकता है, मध्य रात्रि का सूर्य। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि मध्य रात्रि का देश या मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ चमकता है? मध्य रात्रि का सूर्य ये चमकता है अपना आर्कटिक वृत्त में। आर्कटिक का मतलब होता है, आप लोग देखना, नॉर्वे स्वीडन के पास का जो इलाका है, उसके नॉर्दर्न पोर्शन में आपको आर्कटिक क्षेत्र देखने को मिलेगा। वहां आर्कटिक वृत्त में आपको क्या होगा? ये चमकने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसी प्रकार से एक घास के मैदान भी मिलते हैं, स्टेपीज।
तो अगर आपसे कभी ये पूछता है कि स्टेपीज क्या हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यूरोप का जो ऐसा इलाका जो रूस से टच करता है, यानी जैसे यूरोप महाद्वीप देखा आपने, उसके साउथ ईस्ट की ओर जो रूस से लगा है, वहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको स्टेपीज बोलते हैं। तो ये क्या है, घास के मैदान। और ये कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप का ऐसा हिस्सा जो रूस से टच करता है, यानी सिंपल सी बात है, यूरोप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यानी यूरोप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा लिखो, यूरोप का साउथ ईस्ट हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा। तो सिंपल सी बात है, स्टेपीज क्या है ही पूछता है, घास के मैदान है जो यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन एक तो बनता ही आपका, यहाँ कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी अगर आप यूरोप के नॉर्दर्न पोर्शन से साउथ की ओर आओगे, नॉर्थ टू साउथ कर दो, ठीक है, यानी यूरोप के टॉप से नीचे की ओर आओगे, देखोगे कौन कौन सी यहाँ वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पाया जाता है टैगा व टुंड्रा वन, टुंड्रा के बाद टैगा, टैगा के बाद मिश्रित, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टुंड्रा वन, उससे साउथ की ओर आओगे टैगा वन, और उससे साउथ की ओर आओगे मिश्रित वन, ठीक है, ऐसे पाया जाता है। अब देखो, अब ये तो पता होना चाहिए कि ये टुंड्रा कौन से वन होते हैं, क्या होता है इसमें आपको जो पाया जाएगा वो कैसी चीजें पाएंगे, जैसे लाइकेन है या काई है या बोनीपेड है, इस टाइप के। काई वगैरह देखी होगी ना आपने कैसी होती है, लाइकेन देखा होगा, उसको सर्च कर लेना अगर याद नहीं आ रहा तो, लाइकेन, क्योंकि वहां वनस्पति हो ही नहीं सकती है ना, वो नॉर्दर्न पोर्शन में तो हमेशा बर्फ रहती है। काई या बोनीपेड, छोटे छोटे पेड़, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए। अब जैसे इसके साउथ की ओर आओगे वहाँ थोड़ा कम बर्फ होगी, तो पेड़ जो पाए जाएंगे टैगा में शंकुधारी वन पाए जाएंगे। यानी टैगा वनों के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, शंकुधारी वन। और इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे आपका चीड़ का वन आ गया, ठीक है, सप्रूस आ गया, इसके अलावा देवदार है, इस टाइप के जो पेड़ हैं आपके कौन से आएंगे, टैगा वन के एग्जाम्पल, ठीक है। तो टैगा में कौन सा आएगा आपका, चीड़ है, सप्रूस है, इसके अलावा देवदार। और तीसरा जो आता है आपका मिश्रित वन आते हैं, जो मिक्स होंगे, यानी शंकुधारी मिश्रित वन कर दो इसको, इसमें मिक्स टाइप के होंगे, ठीक है, शंकुधारी मिश्रित वन, शंकुधारी मिश्रित वन यहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यूरोप में जो पाई जाने वाली वनस्पति ये है। अब दो टर्मोलॉजी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये यहाँ पे आए, तो एक तो आप लोग लिख लो मिश्रित खेती किसको कहते हैं, दूसरा गहन कृषि किसको कहते हैं। तो पहला लिखो मिश्रित कृषि किसको कहते हैं, मिश्रित, ये डेफिनेशन आती है आपकी जनरल वाले में, ठीक है, मैं यहाँ करा देता हूँ। दूसरा गहन कृषि, गहन कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होगा, कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी, अगर आप एक पर्टिकुलर आपके पास खेत है, वहाँ आप एग्रीकल्चर के साथ साथ ये पशुपालन का काम भी करते हैं, तो उसको मिश्रित कृषि बोला जाता है। यानी कृषि प्लस पशुपालन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोला जाता है मिश्रित कृषि। ध्यान रखना है इसको, इसमें पशुपालन अपने मतलब इसके डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी यूज हो सकता है, किसी मीट मांस के लिए भी यूज हो सकता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, कृषि प्लस पशुपालन। जबकि गहन कृषि में क्या होता है, छोटे से भूखंड में अगर बहुत ज्यादा लोग कार्य कर रहे होंगे, यानी सिंपल सी बात है, आपके पास जमीन का टुकड़ा कम है लेकिन इसमें काम करने वाले ज्यादा लोग हैं, तो इसमें लिखो भूखंड में अधिक लोगों का दबाव, यानी कृषि भूमि पर ज्यादा लोगों का दबाव, कृषि भूमि पर अधिक लोगों द्वारा कार्य लिख दो, यानी अधिक लोगों द्वारा कार्य। आपके पास खेत छोटा है लेकिन उसमें काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, अधिक लोगों द्वारा कार्य, ठीक है। ये है आपका कौन सा, गहन कृषि। अब गहन कृषि के बाद जो अगला हेडिंग आता है आपका, वो देखिए। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और आपके बचते हैं, वो मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद आपका ये महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, आज की क्लास कंप्लीटली एनसीईआरटी में दी हुई है, यानी इसका एक भी तथ्य आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, इतना भरोसा करना, ठीक है। और मैं जानता हूं कि अब देखो कई चीज़ें हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों पढ़ा हम इतना, कि जो पढ़ा रहे जब आना ही नहीं है। होता क्या है ना, वो कहाँ आपको फंसा दे कोई नहीं जानता। हम लोग का जनरली हमारा व्यू क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, फिर पॉलिटी से आएंगे, ठीक। हो सकता है इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन दे, क्या भरोसा। आप बताओ, आज तक कोई वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा करता था, पिछले 2-3 पेपर में उसने वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री कर दिए, सारे लोग उसी के पीछे भागने लग गए। अचानक से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने पूछेगा, सारे लोग उसके पीछे भागने लग गए। इसलिए कहता हूँ स्टडी करो, समग्र रूप से करो, एक बार करो, बहुत बेहतर तरीके से करो, उसके बाद कुछ पूछे आपको तो पढ़ के गए हैं ना आप, फिर काहे का टेंशन है। इसलिए कह रहा हूँ इसको, इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है आपको, दो टर्मोलॉजी आप लोगों के लिए नई होगी, दो शब्द लिखो। एक तो लिखो डाइक, ये सब एनसीईआरटी है, ठीक है, डाइक। दूसरा लिखो पोल्डर,
पोल्डर, ठीक है। डाइक और पोल्डर क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि डाइक और पोल्डर क्या है। अब यूरोप महाद्वीप में क्या है, समुद्र है पास में, आप सभी लोग जानते हैं, कंप्लीटली सागरों से, महासागरों से वो घिरा हुआ है। अब बताइए कभी साइक्लोन आ गया है, कभी कुछ हो गया, साइक्लोन तो खैर वैसे यूरोप महाद्वीप में नहीं आता, वो कंडीशन ही नहीं है उसकी, उसकी भौगोलिक लोकेशन, उसकी जलवायु कंडीशन ऐसी है कि इतने आसानी से वहाँ साइक्लोन पहुंचेगा ही नहीं। साइक्लोन पहुंचता है जनरली जो भूमध्य सागर के यानी 0 डिग्री के आसपास के जो देश हैं वहाँ सामान्य साइक्लोन देखने को मिलते हैं। इसके पीछे भी सारे कॉन्सेप्ट हैं। डाइक क्या होता है, डाइक मैं आपको बताता हूँ। जो समुद्र होता है उसके तटीय जो इलाके हैं वहां बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं ताकि जो समुद्र का पानी है देश के अंदर न घुस जाए, यानी समुद्र से स्थल की रक्षा करने हेतु बनाए गए बांध को डाइक कहते हैं। देखो समुद्र से कई डाइक देखने को मिलेंगे, अब आप नेट में सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हैं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। समुद्र से फिर बाद में ग्रुप सी वगैरह का निकल जाएगा तो एक बार डाइक देखने चले ही जाना वहां, ठीक है। समुद्र से क्या लिखोगे, स्थल की रक्षा करने हेतु, यानी लैंड की, ठीक है, स्थल की रक्षा हेतु बनाए गए बांध, हेतु बनाए गए बांध को क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा फेमस है यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरा पोल्डर, पोल्डर क्या होता है, कई देश ऐसे जिसके पास अपनी लैंड बहुत कम है, ठीक है, भूमि बहुत कम। अब क्या करेंगे बताओ, जमीन नहीं है, किस चीज का कार्य करें तो कैसे करें, क्या करें। तो इन लोगों ने क्या किया, अनेक प्रकार के तटबंध बना दिए। तटबंध मतलब तटों पे बाढ़ बंद टाइप का कर दिया उसको, सपोज कर लो बहुत बड़े एक दीवार टाइप की बना दी और उससे क्या कर दिया, समुद्र का पानी अंदर नहीं आएगा। जो पानी था उसकी जगह जहां पहले पानी था, मतलब फ्लो होता था, जहां समुद्र बहता था, उस इलाके की उसको पहले ही बांध दिया, यानी बाहर कर दिया, उसको बैन कर दिया पानी के अंदर आने के लिए। तो जो स्पेस बचता है उसको लैंड के रूप में इन लोगों ने यूज कर दिया। कहने का मतलब है सपोज अगर ये एक कोई है, यहां तक पहले पानी फ्लो होता था, किसका, समुद्र का, इस भाग तक फ्लो होता था, इस तट तक, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसी सीजन में समुद्र का पानी कम हुआ या कोई कारण हुआ, यहां तक उन लोगों ने तटबंध बना दिया। तो इसको यहां तटबंध होगा तो यहां पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो इस लैंड को उन लोगों ने अपने लिए यूज करना शुरू किया, तो लैंड यहां तक यूजफुल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पोल्डर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत फेमस हैं। तो लिखो तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि, यानी तटबंध बना दिया और समुद्र से लैंड प्राप्त कर ली। तटबंध बनाकर, वरना पानी होता तो कैसे यूज करते, समुद्र से प्राप्त भूमि, समुद्र से प्राप्त भूमि। तो ये जो है आपका, ये बहुत फेमस है नीदरलैंड में, ठीक है। तो इसमें लिखो ब्रैकेट में, नीदरलैंड में प्रसिद्ध, नीदरलैंड में ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पोल्डर देखने को मिलेंगे आपको वहां, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, यूरोप की प्रमुख फसल, गेहूं बहुत फेमस है यहाँ, गेहूं अच्छा खासा होता है, ठीक है। प्रमुख फसल गेहूं, गेहूं आपको यहाँ अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ एक और चीज याद रखना, चीनी बनाने के लिए चुकंदर का बहुत प्रयोग होता है। जैसे आप लोगों के यहाँ गन्ना वगैरह होता है ना, चीनी के लिए चुकंदर का प्रयोग, चुकंदर का प्रयोग होता है। और फल जो भूमध्य सागरीय ये इलाके हैं, यानी जो आपका स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली है, इन सभी इलाके जो भूमध्य सागर से जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो इतनी अनुकूल है फल उत्पादन के लिए, तो उसको फल उत्पादन की पेटी तक कहा जाता है। यानी आप लोग हमेशा याद रखना, फल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध कोई अगर चीज़ है विश्व में तो भूमध्य सागरीय इलाके। तभी तो यूरोप में इन इलाकों से फल का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, हेतु ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध लिखो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी जो भूमध्य सागर का इलाका है वो हेतु प्रसिद्ध, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय। अब देखो इससे जुड़े हुए जो भी देश होंगे, आप खुद देखना, पुर्तगाल है, उसके ऊपर फ्रांस है, मतलब बगल में स्पेन है, यहाँ फ्रांस है, इधर आपको इटली देखने को मिलेगा। तो इन सभी इलाके जो किससे जुड़ते हैं, भूमध्य सागर से, इसीलिए यहाँ फलों का उत्पादन बहुत तगड़े मात्रा में, बहुत अच्छा फलों का उत्पादन होता है। और उस फलों के उत्पादन से वाइन बनाने में क्या करते हैं, मतलब उसका प्रयोग करते हैं। बहुत फेमस है यहाँ की वाइन वगैरह, आप लोगों ने सुना होगा, अधिकतर ब्रांड सुनेंगे आप लोग इन्हीं देशों के आपको सुनने को मिलेगी इसी कारण से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है, डेनमार्क किस चीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए। डेनमार्क विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए। डेनमार्क क्यों प्रसिद्ध है विश्व में, डेयरी उद्योग हेतु ये विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, डेनमार्क, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, एक क्षेत्र है जिसका नाम है डागर बैंक, क्या लिखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, कभी भी पेपर में देखने को मिल सकता है, डागर बैंक। और इसी के साथ साथ एक और क्षेत्र है, इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, ग्रेट फिशर,
क्या है, ग्रेट फिशर। ये डागर बैंक और ग्रेट फिशर क्या है, विश्व प्रसिद्ध है मत्स्य उत्पादन के लिए, यानी ये जो इलाका है ये अपने आप में मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, ग्रेट फिशर और डागर बैंक। तो क्या लिखोगे, मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है डागर बैंक, ठीक है। और ये जो डागर बैंक पड़ता है ये पड़ता है आपका उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर आपको मैंने बताया था ना, उत्तरी सागर कहाँ पे है, जहाँ ग्रेट ब्रिटेन आपको देखने को मिलता है उसी के पास उत्तरी सागर था। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन वगैरह के इलाके देखने को मिले थे। उत्तरी सागर में ब्रैकेट में लिखो यूनाइटेड किंगडम के पास, यानी यूनाइटेड किंगडम को उत्तराखंड नहीं करना है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। तो एक डागर बैंक इंपोर्टेंट है, इसको स्टार लगाए रहना हमेशा के लिए। तो ये मत्स्य उत्पादन का विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है जो कि उत्तरी सागर में है, यूनाइटेड किंगडम के पास। और क्यों जाना जाता है आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट लिखना है, जुरा पर्वत किसको किससे अलग करता है। जुरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है जुरा पर्वत। और इसी किस तरह दो चीजें और दो टर्मिनोलॉजी आपको मैं बता देता हूं। यूरोप में दो बहुत फेमस चीजें हैं, एक को बोलते हैं ट्रालर, एक को बोलते हैं ड्रिफ्टर। क्या बोलते हैं, ट्रालर प्लस ड्रिफ्टर। यह है मछली पकड़ने के तरीके, मछली पकड़ने का तरीका। अब इसमें क्या होता है, ट्रालर में क्या होगा, जो समुद्र की तलछटी है, तलहटी है यानी नीचे समुद्र जो अंदर गहरा है, उसमें क्या किया जाता है, एक यंत्र होता है इनके पास, मशीनें होती हैं, नीचे पॉलिथीन वगैरह कुछ लगाया जाता है, समुद्र के अंदर से मछली पकड़ते हैं ये लोग, ट्रालर कहते हैं। ड्रिफ्टर क्या होगा, समुद्र के सतह से अगर मछलियां पकड़ेंगे तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्टर, ठीक है। ट्रालर और ड्रिफ्टर मछली पकड़ने के लिए यूरोपीय देश क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। तो लिखो, लंदन किस नदी के किनारे है, अगर आपसे पूछता है तो टेम्स नदी के किनारे कौन है, लंदन शहर स्थित है। जर्मनी का पिग आयरन क्यों प्रसिद्ध है, जर्मनी का किस देश का पिग आयरन प्रसिद्ध है, लिखो जर्मनी का पिग आयरन हेतु कौन सा देश प्रसिद्ध है, पिग आयरन हेतु प्रसिद्ध है जर्मनी। जर्मनी में बहुत ज़्यादा पिग आयरन होता है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। जर्मनी का पिग आयरन प्रसिद्ध है। यूरोप का रूर क्षेत्र किस मतलब खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। यूरोप का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन हेतु, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। यूरोप का रूर क्षेत्र क्यों जाना जाता है, कोयला उत्पादन हेतु, और इसीलिए इसको यूरोप का हृदय भी कहते हैं, ठीक है। यूरोप का हृदय कहते हैं इसको, हार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप का हृदय किसको कहते हैं, रूर क्षेत्र। और ये रूर क्षेत्र कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं, पूरा एक घाटी टाइप की है जो कि राइन और उसकी सहायक नदियों के आसपास का इलाका है, जर्मनी वगैरह के इलाकों में ये पाया जाता है, ठीक है, रूर क्षेत्र इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस को कितने समय जोन में बांटा गया है, 11। रूस जो है 11 समय जोन में बटा है, 11 समय जोन। अब ये क्यों बटा है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वेस्ट से ईस्ट की बहुत ज़्यादा है। रूस का मैप देखो, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का एरिया, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर इतना बड़ा इसका फैलाव है। अब बताओ ये इतना बड़ा होगा, यहाँ का जो टाइम होगा, मतलब यहाँ जो सूर्य उदय होगा ईस्ट पोर्शन में, और यहाँ जो होगा इसमें कम से कम 7-8 घंटे तक का अंतर आ जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ सुबह 8 बजा है, अगर एक ही टाइम जोन रखेंगे, बजा होगा 8 और सुबह क्या हो रहा होगा, उजाला, और ये इससे कितना कम से कम 7 या 8 घंटे क्या चल रहा होगा, पीछे चल रहा होगा। अब यहाँ कितना बजा होगा खुद ही सोच लीजिए। तो मतलब ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, तो इतना बड़ा गैप आ गया, तो इसको टाइम जोन बना दिए, ठीक है, 11 अलग टाइम जोन बना दिए। जैसे इसका होगा इस पर्टिकुलर इलाके का एक टाइम, इस पर्टिकुलर इलाके का एक टाइम, इस पर्टिकुलर इलाके का एक टाइम। तो बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण इसको 11 समय क्षेत्रों में क्या किया गया है, बांटा गया है रूर को, ठीक है। और इसी के तहत लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। ये इसका स्टेपी प्रदेश किस उसके लिए जाना जाता है, स्टेपी जो प्रदेश है, गेहूं उत्पादन होता है यहाँ यूरोप में, जो रूस से लगा हुआ इलाका है, स्टेपी प्रदेश में क्या होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। ये याद रखना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लिखो लास्ट, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा। आज क्या क्वेश्चन होगा होमवर्क का, जो ये सबसे लंबा रेल मार्ग है किन 2 शहरों को जोड़ता है लिखना है। किसको, इसको कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रूस में, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये किन 2 शहरों को जोड़ता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन किन से होकर गुजरता है, किन 2 शहरों को। और लास्ट क्वेश्चन को, 5 पत्तनों का शहर किसको कहते हैं, यानी 5 पत्तन मतलब 5 इसमें पोर्ट है जिससे उसको लिंक करता है, यानी 5 सागरों का पत्तन लिख लो। 5 सागरों का पत्तन किसको कहा जाता है, मास्को को।
मास्को रूस की राजधानी, ठीक है। तो 5 सागरों का पत्तन अगर किसको कहा जाता है पूछता है तो वो कौन सा है, मास्को है। मास्को क्यों कहा जाता है, ये जो 5 सागर है कौन कौन से होंगे, एक तो सिंपल से बात लगा लो, कैस्पियन सागर आपको देखने को मिलेगा, काला सागर ब्लैक सी है, ठीक है, बाल्टिक सागर, तीसरा श्वेत सागर व्हाइट सी, और आर्कटिक सागर ऊपर, ठीक है। ये 5 हैं अपने आप में, यानी कौन सा, कैस्पियन, बाल्टिक, तो कैस्पियन है, बाल्टिक है, ब्लैक यानी काला सागर है, व्हाइट श्वेत सागर, और आर्कटिक सागर है। इन सब का जो पोर्ट है मास्को से ही इसका सामान होके जाता है, यहाँ से कोई भी चीज उत्पादन हो रही है, इनको क्या बोला जाता है, 5 शहरों का, 5 सागरों का पत्तन बोला जाता है मास्को को, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट यूरोप जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, मेहनत करनी है, सीखने को ही मिला है, वेस्ट नहीं जाएगा आपका, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।